हेलो बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में आप इंटरनेट की एडवांस्ड अनुप्रयोग स्किल्स के बारे में सीखेंगे। सर्चिंग द वेब, परिचय, वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, सर्च को सीमित करना, ईमेल, ईमेल मैसेज के कंपोनेंट्स, ईमेल लिखना और भेजना, ईमेल फोल्डर्स, चैट, स्काइप, गूगल हैंगआउट्स, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, ब्लॉग्स एवं सामाजिक नेटवर्किंग साइट, ब्लॉग का परिचय, ब्लॉग के प्रकार, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का परिचय, ई बिक्री के कई परिदृश्य, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज का परिचय, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, बॉक्स, इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि, इंटरनेट के बढ़ते उपयोगकर्ता, इंटरनेट अनुप्रयोग परिचय। इंटरनेट विभिन्न सेवा सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें फाइल को एक से दूसरे जगह पहुंचाना, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, चैट रूम, ब्लॉगिंग, नोटिस बोर्ड के साथ साथ मनोरंजन एवं ऑनलाइन शॉपिंग जैसे बहुत सारी ऑनलाइन सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा कई सरकारी, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों तथा लाखों व्यक्ति अपनी सूचनाएं कंप्यूटर में संग्रहित रखते हैं, जिन तक टेलीफोन लाइनों, फाइबर ऑप्टिकल केबल अथवा उपग्रह संचार व्यवस्थाओं के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस पाठ में हम इंटरनेट के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। सर्चिंग द वेब, वेब सर्च करना एक सूचना प्राप्ति का तरीका है। वेब सर्च का उद्देश्य उन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्राप्ति है जो आपकी क्वेरी से संबंधित हैं, किंतु इसमें कुछ गैर प्रासंगिक दस्तावेज भी प्राप्त हो सकते हैं। वेब सर्च एक सर्च इंजन के द्वारा ही संभव है। एक वेब सर्च इंजन वह सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित सूचनाओं को खोजने के लिए बनाया गया है। सर्च रिजल्ट यानी खोजे गए परिणामों को सामान्यतः परिणामों की एक सूची के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज यानी SERP कहा जाता है। सूचना वेब पेज, छवियों और अन्य कई तरह की फाइलों का मिश्रण हो सकता है। कुछ सर्च इंजन डेटाबेस अथवा ओपन डायरेक्टरीज से भी डेटा माइन यानी डेटा की खोज करते हैं। एक सर्च इंजन वास्तविक समय में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को संभालता है: वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग यानी अनुक्रमण, सर्चिंग यानी खोजना। एक वेब क्राउलर वह इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रमण यानी इंडेक्सिंग के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। सर्च इंजन वेब क्राउलिंग या स्पाइडर सॉफ्टवेयर्स का उपयोग अपनी वेब कंटेंट यानी सामग्री या दूसरी वेबसाइट की कंटेंट अनुक्रमण को अद्यतन बनाने के लिए करते हैं। वेब क्राउलर विजिट किए गए सभी पृष्ठों की प्रतिलिपि तैयार कर प्रस्तुत कर सकता है, जिसके डाउनलोड किए गए पेजों के बाद में सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित किया जा सकता है, जिसे उपयोगकर्ता और अधिक कुशलता से खोज सकता है। इंडेक्सिंग यानी अनुक्रमण का अर्थ वेब पेज पर पाए गए संबंधित शब्दों और परिभाषित हो सकने वाले टोकनों और उनके डोमेन नेम और HTML फील्ड से जोड़ना है। इनका जोड़ सार्वजनिक डेटाबेस में किया जाता है, जो वेब सर्च क्वेरी के लिए उपलब्ध रहता है। यूजर द्वारा एक शब्द के रूप में भी क्वेरी की जा सकती है। अनुक्रमण यानी इंडेक्स संबंधित सूचनाओं को शीघ्र से शीघ्र खोजने में मदद करता है। आमतौर पर जब कोई यूजर कोई क्वेरी करता है तो वह कुछ शब्दों का समूह होता है। इंडेक्स में निहित तौर पर उन सभी वेबसाइट के नाम होते हैं जहां क्वेरी शब्दों के कीवर्ड होते हैं एवं उन्हें तत्काल या क्षणिक तौर पर इंडेक्स से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रोसेसिंग लोड इन वेब पेज यानी खोजे गए परिणामों को सूचीबद्ध करने में लगता है।
सर्च इंजन। सर्च इंजन की उपयोगिता परिणामों की प्रासंगिकता पर निर्भर करती है। उसी शब्द या शब्दांशों से संबंधित जानकारी लाखों वेबसाइटों पर उपलब्ध होती है, लेकिन उनमें से कुछ पेज दूसरों की तुलना में क्वेरी से अधिक प्रासंगिक एवं लोकप्रिय हो सकते हैं। अधिकतर सर्च इंजन परिणामों की रैंकिंग करके सबसे अच्छे परिणामों को सर्च रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कौन सा पेज सबसे ज्यादा मैच करता है, किस क्रम में परिणामों को दिखाया जाना है, यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया हर एक सर्च इंजन में अलग अलग होती है। शोध के अनुसार आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय सर्च इंजन जिन्हें इंटरनेट समुदायों द्वारा अत्यधिक काम में लिया जा रहा है, वे निम्न हैं: गूगल, बिंग, याहू, बायडू, AOL, जिसे पहले अमेरिकन ऑनलाइन कहा जाता था, आस्क और लाइकोस। गूगल सर्च, जिसे सामान्यतः गूगल वेब सर्च या गूगल कहकर संबोधित किया जाता है, गूगल इनकॉर्पोरेशन का एक वेब सर्च इंजन है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है, जिसमें हर रोज 30 करोड़ से अधिक सर्च किए जाते हैं। गूगल के सर्च रिजल्ट पेज का ऑर्डर पेज रैंक नामक पेटेंटेड प्रायोरिटी रैंक एल्गोरिथम पर आधारित है। गूगल सर्च का मुख्य उद्देश्य वेब सर्वर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों में शब्दों की खोज करना है, न कि डेटाबेस में उपलब्ध चित्र या डेटा में खोजना। यह मूल रूप से 1997 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा विकसित किया गया था। बिंग भी एक वेब सर्च इंजन है, जिसे पहले लाइव सर्च, विंडोज लाइव सर्च एवं MSN के नाम से भी जाना जाता था। इसे डिसीजन इंजन के रूप में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विज्ञापित किया गया था। बिंग का अनावरण 28 मई 2009 को माइक्रोसॉफ्ट के CEO स्टीव बॉल्बर द्वारा किया गया। यूट्यूब, ऑनलाइन वीडियो खोज। यूट्यूब वीडियो शेयरिंग एवं वीडियो सर्च वेबसाइट है, जिसका मुख्यालय सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस सेवा की शुरुआत फरवरी 2005 में पेपाल के 3 पूर्व कर्मचारियों द्वारा की गई, जिसे नवंबर 2006 में गूगल द्वारा 1.66 बिलियन में खरीदा गया, जो कि अब गूगल की एक सहायक कंपनी के रूप में कार्यरत है। यह साइट उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, डाउनलोड करने, देखने एवं साझा करने की अनुमति प्रदान करता है, जो यूजर जनित और कॉर्पोरेट मीडिया वीडियोस के विविध वीडियो को प्रदर्शित करने वाली उन्नत वीडियो प्रसंस्करण टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। सर्च हेतु उपलब्ध कंटेंट में वीडियो क्लिप, टीवी क्लिप्स, संगीत, वीडियो और अन्य कंटेंट होता है, जैसे कि वीडियो ब्लॉगिंग, लघु मूल वीडियो तथा शैक्षणिक वीडियो। वीडियो खोजने के लिए youtube.com पर जाएं। जो आप सर्च करना चाहते हैं वह शब्द या कीवर्ड सीधे सर्च बॉक्स में टाइप करें और सर्च बटन पर क्लिक करें। परिणाम एक गूगल खोज की तरह ही नीचे दिखाई देगा। अगर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स के नीचे फिल्टर बटन पर क्लिक करें। उसके माध्यम से आप गुणवत्ता, लंबाई या अन्य मापदंडों के आधार पर वीडियो के लिए खोज करने के लिए अपने परिणामों को फिल्टर कर सकते हैं। सर्च को सीमित करना। सर्च इंजन का कार्य न केवल अरबों पेजों में से सही पेज ढूंढना है, बल्कि उसकी कार्यविधि की जानकारी भी लेना है। निम्नलिखित सुझाव का इस्तेमाल वेब को कुशलता से प्रभावी तरीके से खोजने के लिए लाभदायक है। वाक्यांश के लिए खोज। सही वाक्यांश को खोजने के लिए वाक्यांश को कोटेशन में डालें, जैसे इन्वर्टेड कॉमास में वाक्यांश। यदि आपका वाक्यांश सनराइज ऑन माय बर्थडे है तो इसे इन्वर्टेड कॉमास में सनराइज ऑन माय बर्थडे के रूप में टाइप करें और इसकी खोज करें। इससे परिणाम की संख्या बहुत कम होगी तथा आप केवल वही वाक्यांश वाले परिणाम यानी रिजल्ट ही पाएंगे। अधिक विशिष्ट यानी स्पेसिफिक कीवर्ड्स का उपयोग करना। यदि आपके आईफोन में iOS 7 चल रहा है एवं आप
मैनेजिंग बुकमार्क इन सफारी आर्टिकल को खोजना चाहते हैं तो केवल मैनेज बुकमार्क को नहीं सर्च करें, बल्कि पूरा मैनेजिंग बुकमार्क इन सफारी आईफोन iOS 7 कीवर्ड्स को सर्च करें। जितनी आप ज्यादा जानकारी देंगे उतने ही महत्वपूर्ण परिणाम आपको प्राप्त होंगे। एडवांस्ड सर्च का प्रयास करें। यदि आप अपनी सर्च पर अधिक नियंत्रण चाहते हो, जैसे कौन से भौगोलिक क्षेत्र में सर्च करना है, पेज कब बनाया गया या पेज का पढ़ने का स्तर, तो आप गूगल एडवांस्ड सर्च पर जाएं या बुनियादी खोज के बाद गियर आइकन पर क्लिक करें, जो रिजल्ट पेज के दाहिने कोने में ऊपर की ओर होता है, और फिर पॉपअप मेन्यू से आप एडवांस सर्च का चयन करें। परिवर्तन, गणना और बहुत कुछ। गूगल का उपयोग करके आप वेब पेज के अलावा कई जानकारियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल कई तरह की गणनाओं जैसे 104 मल्टीप्लाई बाय 36.8 या $185 को यूरो करेंसी में कन्वर्ट करना, या फिर टाइम जोन के अनुसार अन्य जगह जैसे पेरिस का समय पता लगाना, या मौसम संबंधित जानकारी जैसे सैन डियागो का हालिया मौसम, या फिर शब्द की परिभाषा करना एवं अन्य कई गणनाओं में सक्षम है। दूसरे सर्च इंजन का उपयोग। यदि आपको गूगल सर्च से वो इंडेक्स्ड पेज नहीं मिले हों जो आप चाहते थे, तो आप अन्य विकल्प जैसे बिंग, याहू अथवा ask.com का उपयोग करें, क्योंकि प्रत्येक सर्च इंजन के खोज परिणाम अलग अलग प्राथमिकता के आधार पर परिभाषित होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्राथमिकता दूसरे इंजन से पहले की तुलना में ज्यादा प्राप्त हो। यदि आप एक जगह पर अटक गए हैं, तो इस उपाय द्वारा वही सर्च या खोज दूसरे सर्च इंजन में करके फायदा प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल को 1983 से ईमेल कहा जाता है। यह एक मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे या अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। ईमेल इंटरनेट अथवा कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा संचालित होता है। आज का ईमेल सिस्टम स्टोर कर प्रेषित यानी फॉरवर्ड करने वाले प्रारूप यानी स्टोर एंड फॉरवर्ड पर कार्य करता है। ईमेल सर्वर इसे स्वीकार करते हैं, भेजते हैं, पहुंचाते हैं तथा उसको संग्रहित भी रखते हैं। इसके लिए ना तो उपयोगकर्ताओं को और ना ही प्राप्तकर्ता को एक ही साथ ऑनलाइन होना अनिवार्य होता है। इसके लिए उपयोगकर्ता व प्राप्तकर्ता को इतने ही समय तक सर्वर से जुड़ा रहना होता है जब तक कि सूचना भेजी जा सके या प्राप्तकर्ता सर्वर से सूचना प्राप्त कर ले। दोनों का साथ होना कतई आवश्यक नहीं है। इंटरनेट ईमेल सूचना के 3 भाग होते हैं: संदेश, संदेश हेडर और मैसेज बॉडी। संदेश हेडर सूचना को नियंत्रित करता है, जिसमें मुख्य रूप से भेजने वाले का ईमेल पता तथा प्राप्त करने वालों के पते होते हैं। आमतौर पर इसमें वर्णनात्मक जानकारी भी जोड़ दी जाती है, जैसे विषय का हेडर क्षेत्र तथा मैसेज देने की तारीख व समय। लोकप्रिय ईमेल प्लेटफॉर्म्स में जीमेल, याहू मेल, आउटलुक एवं अन्य शामिल हैं। ईमेल का सामान्य फॉर्मेट localpart@domain है। उदाहरण के लिए jsmith@example.org। इसमें jsmith लोकल पार्ट है तथा example.org डोमेन नेम है। एक ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। सिंबल से पहले का भाग लोकल पार्ट कहलाता है। लोकल पार्ट मेल बॉक्स के नाम को, जो कि अक्सर यूजर या प्राप्तकर्ता का नाम होता है, जैसे कि jsmith, सिंबल के बाद का भाग डोमेन का नाम यानी मेलबॉक्स के प्रबंधन संबंधित इकाई का नाम होता है, जैसे कि कंपनी का नाम यहां है example.com। हम आगामी भागों में जीमेल के उदाहरणों को बताएंगे। ईमेल मैसेज संदेश लिखना और भेजना। ईमेल लिखना तथा भेजना अन्य लोगों को जल्दी जानकारी देने का एक बहुत ही तेज तथा सरल तरीका है। एक बटन मात्र से ही आप अपने मित्रों या परिवार को विश्व में कहीं भी समाचार भेज सकते हैं। यहां हम आपको जीमेल द्वारा ईमेल भेजने के चरण यानी स्टेप्स बताएंगे। हालांकि लगभग सभी ईमेल्स में खातों या आवेदन पत्र बनाने के तरीकों में समान प्रक्रिया की ही पालना होती है।
ईमेल भेजने के स्टेप्स। ईमेल भेजने के लिए आपको एक कंप्यूटर में चालू यानी कार्यकारी इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ एक स्थापित ईमेल खाते की आवश्यकता होगी, जिसमें ईमेल भेजने व प्राप्त करने की सुविधा हो। एक ईमेल भेजने के लिए निर्देशों का पालन करें। स्टेप 1, अपने जीमेल में लॉगिन करें ताकि आप अपने जीमेल खाते के डैशबोर्ड यानी मुख्य पृष्ठ पर पहुंच जाएं। स्टेप 2, कंपोज पर क्लिक करें। स्टेप 3, एक नई रिक्त ईमेल विंडो खुल जाएगी। टू बॉक्स में उस ईमेल पते को टाइप करें जिसे आप मेल भेजना चाहते हो। स्टेप 4, यदि आप किसी अन्य को भी शामिल करना चाहते हैं जिससे कि वे भी आपके संवाद से अवगत रहें, तो आप सीसी यानी प्रतिलिपि या बीसीसी यानी गुप्त प्रतिलिपि का उपयोग कर सकते हैं। सीसी का अर्थ कार्बन कॉपी तथा बीसीसी का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। सीसी क्षेत्र में ईमेल पते के जोड़ने का अर्थ यह है कि सूचना की प्रति इस व्यक्ति या व्यक्तियों को भी प्राप्त होगी, किंतु यदि आपने इसे बीसीसी में डाला है तो उक्त ईमेल की एक कॉपी जिसका पता इसमें आपने भरा है को भी प्राप्त होगी, लेकिन दूसरे प्राप्तकर्ता उसका ईमेल एड्रेस नहीं देख पाएंगे। स्टेप 5, विषय यानी सब्जेक्ट फील्ड एक शीर्षक की तरह प्राप्तकर्ता को विषय के बारे में जानकारी पाने की अनुमति प्रदान करेगा। विषय फील्ड को खाली भी छोड़ा जा सकता है, परंतु उस दशा में आपको ईमेल को देखने एवं छांटने में समस्या होगी। स्टेप 6, मैसेज फील्ड में मैसेज टाइप करें। इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ही फॉर्मेट यानी संशोधित करने की सुविधा होती है, जैसे फॉन्ट स्टाइल, रंग और आकार बदलना। आप इसमें बुलेट बिंदु एवं वर्तनी को भी जांच सकते हैं। आप नीचे दिखाए गए मेन्यू में स्वरूपण यानी फॉर्मेटिंग चुन सकते हैं। स्टेप 7, अपना मैसेज ईमेल की बॉडी फील्ड में डालें। स्टेप 8, यदि आप अपनी लिखी ईमेल से संतुष्ट हैं तो कंपोज के नीचे स्थित सेंड बटन पर क्लिक करें। स्टेप 9, भेजा गया ईमेल आपके जीमेल डैशबोर्ड पर भेजे गए मेल फोल्डर में संग्रहित रहेगा। आप अपने माउस सूचक से इनबॉक्स फोल्डर को लिंक यानी जोड़कर इसे वे अन्य फोल्डर को देख सकते हैं। स्टेप 10, आपकी ईमेल अब भेजे जाने के लिए तैयार है, लेकिन इसे सीधे भेजने की बजाय इसे वापस लाने के लिए भी तय कर सकते हैं। जीमेल अपने ड्राफ्ट को स्वचालित रूप से सेव यानी सहेजता है, इसीलिए आप यदि मेल बंद कर देते हैं तो वापस आपकी अधूरी मेल ड्राफ्ट फोल्डर में सेव कर रखी हुई होती है, जिसे आप पूर्ण कर पुनः ड्राफ्ट फोल्डर से लेकर सेंड बटन को क्लिक कर सामान्य तरीके से भेज सकते हैं। ईमेल फोल्डर्स वास्तव में जीमेल फोल्डर का उपयोग नहीं करता है। मेल को प्रभावी एवं संगठित तरीके से छांटने के लिए जीमेल लेबल का उपयोग करता है, क्योंकि जीमेल में एकाधिक लेबल एक ही मेल के लिए लागू हो सकते हैं और वह पारंपरिक फोल्डरों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ईमेल के महत्वपूर्ण फोल्डर कुछ इस प्रकार होते हैं। इनबॉक्स, ये वह फोल्डर है जहां आपकी आने वाली ईमेल्स आपके तत्काल संदर्भ के रूप में जानी जाती हैं। सेंट मेल, ये वह फोल्डर है जहां आप द्वारा भेजी गई ईमेल भविष्य के रेफरेंस के लिए सेव रहती हैं। ड्राफ्ट्स, ये वह फोल्डर है जहां सभी आपके द्वारा भेजी जाने वाली मेल अस्थायी रूप से रखी जाती हैं।
जब आप मेल मैसेज बना रहे होते हैं तो ज्यादातर मेल प्रोग्राम उसे स्वतः ही आउटबॉक्स में संग्रहित करते हैं। यह मैसेज जब तक सफलतापूर्वक प्राप्तकर्ता को भेजा नहीं जाता, तब तक ड्राफ्ट फोल्डर में इसे सेव रखा जाता है। जैसे ही वह मैसेज सामने वाले को भेज दिया जाता है, वह सेंट यानी भेजी गई या सेंट मैसेज यानी भेजे गए मैसेज में चली जाती है। आप अपने मैसेज को ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं, जिसे आप बाद में पूरी तरह से तैयार कर अंतिम तौर पर भेज सकते। स्पैम। ईमेल स्पैम यानी जंक ईमेल या अनचाही बल्क ईमेल के रूप में भी जानी जाती है। स्पैम एक मिलती जुलती भाषा वाली बहुत सी प्राप्तकर्ताओं की भेजी गई मेल्स का समूह है। जीमेल इन स्पैम्स को स्वतः पहचानने, वायरस का पता लगाने तथा संदिग्ध ईमेल को पहचानने में मदद करता है, जिसे जीमेल वायरस डिटेक्शन कर या मैसेज के पैटर्न खोजकर पता लगाती है। ट्रैश। ये वह बॉक्स है जहां डिलीट किए गए मैसेज भविष्य की समीक्षा के लिए जमा रहते हैं, जब तक हम इसे यहां से भी डिलीट ना कर दें। चैट। ये इंटरनेट पर संचार करने का एक लोकप्रिय तरीका है। ईमेल, मेलिंग सूची और समाचार समूहों के विपरीत चैट लोगों को वास्तविक समय में आपस में बातचीत करने की अनुमति देता है। इंटरनेट पर चैटिंग एक प्रकार की बातचीत है, जब बातचीत करने वाले लोग एक ही समय में इंटरनेट पर मौजूद हों। सैद्धांतिक रूप में चैटिंग एक ही समय में बहुत से लोगों यानी उपयोगकर्ताओं जो इंटरनेट पर मौजूद हों द्वारा किसी चैट साइट के माध्यम से मैसेज के आदान प्रदान द्वारा बातचीत करने का तरीका है। कुछ लोकप्रिय वेब आधारित चैट सेवाओं में स्काइप, गूगल हैंगआउट, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप आदि शामिल हैं। आमतौर पर सभी आवेदकों को चैट कई प्लेटफॉर्मों जैसे मोबाइल डेस्कटॉप तथा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, एंड्रॉयड, आईओएस में उपलब्ध है। स्काइप एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वीडियो चैट और आवाज संदेश यानी वॉइस कॉल हेतु विशेष रूप से बनाया गया है। इसमें उपयोगकर्ता टेक्स्ट एवं वीडियो संदेशों, फाइलों तथा छवियों और साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकता है। स्काइप उपयोगकर्ताओं को माइक्रोफोन द्वारा आवाज का संचारण करने, वीडियो का वेब कैमरे द्वारा तथा इंटरनेट पर त्वरित संदेश को प्रसारित करने की अनुमति प्रदान करता है। स्काइप डाउनलोड करने और सेट करने के लिए skype.com पर जाएं और एप्लीकेशन डाउनलोड करें। साइन अप करने के लिए उपयोगकर्ता अपने नाम और पासवर्ड बनाएं। लॉगिन जानकारी का उपयोग कर साइन इन करें। स्काइप विंडो दिखाई देगा। स्काइप कॉल करने के तरीके। किसी को भी एक स्काइप कॉल करने के लिए दूसरे व्यक्ति को भी स्काइप और इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। स्काइप पर किसी को फोन करने के लिए जिस व्यक्ति को आप फोन करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट टैब में उस पर क्लिक करें। उस कॉन्टैक्ट की जानकारी दाहिनी तरफ के पैन में दिखाई देगी। कॉल बटन पर क्लिक करें। कॉल विंडो दिखाई देगा। जब तक अन्य व्यक्ति आपको जवाब नहीं देता, आपको रिंग सुनाई देगी। कॉल रिसीव होने पर आप जब तक चाहते हैं बात करें। कॉल समाप्त करने के लिए एंड बटन पर क्लिक करें। एक वीडियो कॉल करने के लिए कॉन्टैक्ट टैब पर उस व्यक्ति को क्लिक करें जिसे वीडियो कॉल करना चाहते हैं। उस कॉन्टैक्ट की जानकारी दाहिनी तरफ के पैन में दिखाई देगी। वीडियो कॉल बटन पर क्लिक करें। कॉल विंडो दिखाई देगा। जब तक अन्य व्यक्ति आपको जवाब नहीं देता, आपको रिंग सुनाई देगी और आपका वीडियो नीचे की ओर दिखाई देगा। जिसको आपने कॉल किया है, उस व्यक्ति का वीडियो वेब कैमरा से शीर्ष पर दिखाई देगा। अगर दूसरी तरफ वाले व्यक्ति के पास कैमरा नहीं है, तो इसके बिना भी जवाब देने के लिए आप अन्य ऑप्शन चुन सकते हैं या प्रोफाइल तस्वीर वहां दिखाई देगी। जब तक आप चाहते हैं बात करें। कॉल समाप्त करने के लिए
एंड बटन पर क्लिक करें। गूगल हैंगआउट। गूगल हैंगआउट वह संचार मंच है जिसमें त्वरित संदेश सेवाओं, वीडियो चैट, एमएमएस तथा वीओआईपी की विशेषताएं शामिल हैं। ये 3 मैसेज सेवाओं का उत्पाद है जिसे गूगल ने अपने अंदर निहित यानी उपलब्ध सेवाएं गूगल टॉक, गूगल मैसेंजर तथा गूगल हैंगआउट से निर्मित किया है। फेसबुक मैसेंजर। फेसबुक मैसेंजर एक त्वरित मैसेजिंग सेवा और सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग है जो टेक्स्ट तथा आवाज संचार यानी वॉइस कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करता है। फेसबुक की वेब आधारित सुविधाओं को एकीकृत कर फेसबुक यूजर अपने मित्रों से मोबाइल या मेन वेबसाइट दोनों पर ही चैट कर सकता है। व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मैसेंजर स्मार्टफोन पर आधारित क्रॉस प्लेटफॉर्म इंस्टेंट मैसेजिंग यानी तत्काल समाचार मैसेंजर है। यह इंटरनेट का उपयोग कर टेक्स्ट संदेश, चित्र, वीडियो तथा ऑडियो मीडिया संदेशों को दूसरे मानक मोबाइल नंबर पर उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। व्हाट्सएप का उपयोग करने के लिए अपने फोन पर व्हाट्सएप डाउनलोड करें। ऐप इसकी वेबसाइट और एंड्रॉयड के बाजार पर उपलब्ध है। अपने स्मार्टफोन से एप्लीकेशन को लॉन्च करें। अकाउंट क्रिएट करने के लिए संकेतों का पालन करें जो कि आपके फोन नंबर से लिंक होगा। व्हाट्सएप को अपने संपर्कों के साथ सिंक करने की अनुमति दें जिससे आप लोगों को मैसेज कर पाएंगे। अपनी स्टेटस बदलने के लिए नीचे नेविगेशन पट्टी में स्टेटस टैब पर क्लिक करें। एक नए कस्टम स्थिति को जोड़ने के लिए ऊपरी दाएं कोने में प्लस टैप करें। योर करंट स्टेटस इज के नीचे बटन को टैप कर आप वर्तमान स्टेटस को संपादित कर सकते हैं या एक डिफॉल्ट या नीचे दी गई सूची से पिछले स्टेटस ऑप्शन से भी आप स्टेटस चुन सकते हैं। अगर आप अपने स्टेटस को क्लियर करना चाहते हैं तो ऊपरी बाएं कोने में संपादित करें ऑप्शन का चयन करें। उन्हें व्यक्तिगत रूप से हटाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें और क्लियर स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करें। एक चैट प्रारंभ करें। नेविगेशन पट्टी में चैट ऑप्शन टैप करें। आप जिसके साथ चैट करना चाहते हैं उस कॉन्टैक्ट पर टैप करें। आप नई चैट विंडो पर आ जाएंगे जहां आप एक संदेश टाइप कर सकते हैं या आपके स्थान, संपर्क, फोटो, दस्तावेज या वीडियो साझा करने के लिए आप आईफोन में एरो आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। ब्लैकबेरी फोन में मेन्यू आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और एंड्रॉयड, नोकिया या विंडोज फोन पर पेपर क्लिप आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। आप वास्तविक समय में एक वीडियो रिकॉर्ड कर या एक तस्वीर लेकर साझा कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप का उपयोग कर कई प्राप्तकर्ताओं के लिए एक संदेश ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। आप ग्रुप चैटिंग के लिए एक ग्रुप भी बना सकते हैं। भेजे गए संदेश जो प्राप्तकर्ता द्वारा पढ़ लिए गए होंगे उनके सामने 2 नीले टिक के निशान प्रदर्शित हो जाते हैं। आप विभिन्न सेटिंग्स बदल सकते हैं जैसे मीडिया डाउनलोड विकल्प, एप्लीकेशन के लिए बैकग्राउंड चित्र, प्रोफाइल चित्र, ग्रुप प्रोफाइल चित्र, फॉन्ट शैली, ब्लॉग्स एवं सामाजिक नेटवर्किंग साइट। एक ब्लॉग जानकारी या चर्चा हेतु तैयार की गई वेबसाइट है जो कि अलग अलग प्रविष्टियां जिन्हें पोस्ट भी कहा जाता है से मिलकर बनी होती है तथा जो आमतौर पर रिवर्स क्रॉनिकल यानी सबसे हाल ही में पोस्ट की गई पोस्ट सबसे ऊपर के रूप में दिखाई जाती है। वर्ष 2009 तक ब्लॉग्स आमतौर पर एक ही व्यक्ति का काम होता था। कभी कभार इसे एक समूह वाले एक विषय पर बातचीत करने हेतु उपयोग में लेते थे। अभी हाल ही में बहुत से बहुलेखक ब्लॉग यानी मल्टी ऑथर ब्लॉग विकसित हुए हैं जिनमें की बहुत से लेखकों द्वारा पोस्ट लिखी जाती है तथा पेशेवरों द्वारा संपादित की जाती है। न्यूज और समाचार पत्रों के पेशेवर, अन्य मीडिया के आउटलेट्स, विश्वविद्यालयों के विचारक समूह, वकालत समूह इत्यादि की उपस्थिति तथा योगदान की वजह से ब्लॉग ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। ट्विटर एवं अन्य माइक्रो ब्लॉगिंग सिस्टम ब्लॉगों को संगठित कर नई धारणाओं में एकीकृत करने में मदद करते हैं।
अधिकांश ब्लॉग इंटरैक्टिव होते हैं, जो आगंतुकों को अपने विचार संदेश ब्लॉग में GUI के माध्यम से छोड़ने की अनुमति देते हैं। यही अंतर क्रियाशीलता यानी इंटरैक्टिव ब्लॉग को दूसरी स्टैटिक यानी स्थिर वेबसाइटों से अलग पहचान दिलाती है। कई ब्लॉग एक विशेष विषय पर कमेंट्री पेश करते हैं, अन्य ऑनलाइन डायरी की तरह कार्य करते हैं, कुछ किसी विशेष व्यक्ति या संगठन के ब्रांड व विज्ञापन की तरह कार्य करते हैं। एक टिपिकल ब्लॉग में अक्षर, चित्र एवं दूसरी ब्लॉगों से जुड़ने की सुविधा होती है एवं यह अन्य विषय पर आधारित मीडिया को जोड़ने का कार्य करते हैं। एक सोशल नेटवर्किंग सेवा। एक सोशल नेटवर्किंग सेवा यानी SNS एक ऐसे सामाजिक नेटवर्क या लोगों का संघ है जो समान हितों, गतिविधियों, पृष्ठभूमि या वास्तविक जीवन के बीच सामाजिक संबंधों का निर्माण करने का प्रयत्न करता है। एक सोशल नेटवर्क सेवा प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक प्रोफाइल द्वारा या उसके सामाजिक लिंक द्वारा प्रदर्शित करती है तथा बहुत सी अतिरिक्त सेवाएं जैसे करियर सेवाओं इत्यादि को प्रस्तुत करता है। सोशल नेटवर्क साइट्स वेब आधारित सेवाओं से सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने, उन व्यक्तियों की सूची बनाने जिनसे इस सूचना को साझा किया जा सके, सूचनाओं को देखने इत्यादि के लिए अनुमति प्रदान करता है। सोशल नेटवर्किंग साइट अपने उपयोगकर्ताओं को अपने नेटवर्क में लोगों के साथ विचारों, ब्लॉग्स, चित्रों, गतिविधियों, घटनाओं और हितों को साझा करने की अनुमति प्रदान करता है। ब्लॉग के प्रकार। ब्लॉग्स कई प्रकार के होते हैं। उनके प्रकार केवल उनकी सामग्री यानी कंटेंट के आधार पर ही नहीं, बल्कि उन्हें किस प्रकार प्रस्तुत किया जाना है या लिखा जाना है पर भी निर्भर करते हैं। आइए हम ब्लॉगों के विभिन्न प्रकारों को एक एक करके समझते हैं। व्यक्तिगत ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग एक व्यक्ति की सतत डायरी या कमेंट्री। सहयोगात्मक ब्लॉग या ग्रुप ब्लॉग। कोलैबोरेटिव ब्लॉग और ग्रुप ब्लॉग ये वह ब्लॉग है जिसमें पोस्ट यानी लेखन सामग्री एक या एक से अधिक लेखकों द्वारा प्रकाशित होता है। ज्यादातर हाई प्रोफाइल सहयोगात्मक ब्लॉग एक थीम के चारों ओर आधारित होते हैं, जैसे कि राजनीति या नई तकनीक इत्यादि। माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग डिजिटल जानकारी के छोटे छोटे हिस्सों में प्रदर्शित करने का तरीका है, जो टेक्स्ट, चित्र, लिंक एवं अन्य मीडिया के रूप में जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग एक पोर्टेबल संचार व्यवस्था है जिसे कई लोगों ने जैविक और सहज महसूस कर सार्वजनिक कल्पना का दर्जा हासिल कर लिया है, जैसे ट्विटर, टम्बलर और पिंटरेस्ट। कॉर्पोरेट ब्लॉग। एक ब्लॉग प्राइवेट या बिजनेस कार्य के लिए भी बनाया जा सकता है। बिजनेस में आपसी संवाद बढ़ाने या फिर मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पब्लिक रिलेशन को बेहतर करने के लिए काम आता है। एग्रीगेटेड ब्लॉग। ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोग एक विषय पर जानकारी एकत्रित करके पाठकों को संयुक्त जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं, अतः पाठक अपना समय पढ़ने में लगा सकता है, ना कि व्यर्थ जानकारी जुटाने में। जॉनर ब्लॉग। कुछ ब्लॉग किसी टॉपिक पर केंद्रित होते हैं, जैसे राजनीतिक, स्वास्थ्य, फैशन, किताबें आदि। आजकल कैसे करें, हाउ टू डू एवं ट्यूटोरियल आदि के ब्लॉग्स काफी प्रचलित हो रहे हैं। दो आम प्रकार के ब्लॉग्स हैं, आर्ट ब्लॉग एवं म्यूजिक ब्लॉग। मीडिया टाइप पर आधारित। जिस ब्लॉग में वीडियो होते हैं उन्हें वीलॉग कहते हैं। लिंक्स वाले ब्लॉग को लिंक लॉग कहते हैं। जिस साइट पर स्केच होता है उसे स्केच ब्लॉग और जिसमें चित्र होते हैं उसे फोटो ब्लॉग कहते हैं। डिवाइस टाइप पर आधारित। एक ब्लॉग का वर्गीकरण लिखे गए उपकरण के आधार पर भी किया जाता है, जैसे पीडीए अथवा मोबाइल से लिखे गए ब्लॉग को मो ब्लॉग कहते हैं। सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज। हम 3 प्रमुख सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आपके परिवार और दोस्तों से आसान तरीके से संपर्क रखने में मदद करता है। यह मूलतः कॉलेज छात्रों के लिए बनाया गया था।
सन 2004 में इसकी स्थापना मार्क जकरबर्ग द्वारा की गई थी। वर्ष 2006 तक जिस किसी की उम्र 13 वर्ष या ज्यादा हो और एक सही ईमेल हो, वह फेसबुक ज्वाइन कर सकता था। आज फेसबुक सबसे बड़ी नेटवर्किंग साइट है जिसके दुनिया भर में 1 बिलियन से भी ज्यादा यूजर हैं। फेसबुक आपको मैसेज भेजने और स्टेटस अपडेट करने की सुविधा देता है, जिससे आप अपने दोस्तों के संपर्क में रह सकते हैं। आप फोटो, लिंक वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, परंतु फेसबुक पर शेयर करना बाकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन से अलग है। जिस प्रकार ईमेल इत्यादि में भेजे गए संदेश प्राइवेट होते हैं, फेसबुक पर आमतौर पर पब्लिक होते हैं और उस संदेश को सभी लोग देख सकते हैं। हालांकि फेसबुक पर प्राइवेसी टूल्स होते हैं जिससे आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपका संदेश कौन देखे और कौन नहीं, परंतु फेसबुक बड़े तौर पर एक सोशल प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, न कि सामान्य टूल्स की तरह जो कि प्राइवेट होते हैं। मार्केट प्लेस मेंबर्स को क्लासिफाइड विज्ञापन पोस्ट करने, पढ़ने एवं प्रतिक्रिया करने की अनुमति देते हैं। ग्रुप्स एक जैसी रुचि वाले मेंबर्स एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं एवं वार्तालाप कर सकते हैं। इवेंट्स मेंबर्स किसी इवेंट की जानकारी दे सकते हैं और लोगों को आमंत्रित भी कर सकते हैं। पेजेस मेंबर्स की विशेष टॉपिक पर एक पेज बना सकते हैं। मौजूदा टेक्नोलॉजी मेंबर्स यह जान सकते हैं कि कौन से दूसरे मेंबर्स ऑनलाइन हैं। ट्विटर इसे इंटरनेट के एसएमएस की तरह जाना जाता है। ट्विटर एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो यूजर को 140 कैरेक्टर के छोटे संदेश भेजने व पढ़ने की सुविधा देता है, जिन्हें ट्वीट्स कहा जाता है। पंजीकृत उपभोक्ता संदेश को पढ़ एवं प्रेषित कर सकते हैं, परंतु अन्य उपभोक्ता सिर्फ संदेश पढ़ सकते हैं। इसे कंप्यूटर एवं मोबाइल दोनों से संचालित किया जा सकता है। वर्तमान में ट्विटर के दुनिया भर में 25 कार्यालय हैं और इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ट्विटर मार्च 2006 में बनाया गया था और इसके निर्माता हैं जैक डोरसे, एवन विलियम्स, ब्रेट स्टोन और नू ग्लास। इसको जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था। आइए ट्विटर की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में समझते हैं। ट्वीट ये एक संदेश का टुकड़ा है जो कि अधिकतम 140 कैरेक्टर का हो सकता है। शब्दों के बीच खाली जगह और पंक्चुएशन भी 140 कैरेक्टर में शामिल किए जाते हैं। यह एक प्रकार की ब्लॉग एंट्री या समझ लीजिए एक छोटे से ब्लॉग की तरह है। टाइमलाइंस तारीख के हिसाब से संदेशों का संकलन है। पब्लिक टाइमलाइन में हर संदेश का संकलन होता है। जब आप ट्वीट करते हैं तो आप खुद की टाइमलाइन बना लेते हैं, जो कि आपकी प्रोफाइल देखने वाले हर उपभोक्ता को क्रमबद्ध दिखेगी। टॉप मेन्यू में प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके आप खुद की टाइमलाइन देख सकते हैं। हर उपभोक्ता की एक विशेष टाइमलाइन भी होती है, जिसमें हर उस व्यक्ति के ट्वीट होते हैं जिसे उपभोक्ता फॉलो कर रहा होता है। यह आपके खुद के न्यूज स्टिकर की तरह होता है। आप बहुत से लोगों और समूह को फॉलो कर सकते हैं, सिवाय उन संदेशों के जो वह खुद किसी को भेज रहा है। आप सभी अन्य संदेशों को देख सकते हैं। ट्विटर प्रोफाइल टॉप मेन्यू की सेटिंग लिंक पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आपके अकाउंट सेक्शन की हर चीज पब्लिक को दिखती है। अगर आप अपना वास्तविक नाम नहीं दिखाना चाहते तो अपना नाम बदल भी सकते हैं। हेडशॉट को आमतौर पर अपनी पिक्चर बनाया जाता है। फॉलोइंग और फॉलोअर्स फॉलोइंग ट्विटर में फ्रेंडिंग और सब्सक्राइबिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जब किसी की प्रोफाइल पेज पर विजिट करते हैं तो उसके चित्र के नीचे एक छोटा सा फॉलो बटन होता है। इस बटन पर क्लिक करने से आपके होम टाइमलाइन पर उस व्यक्ति के ट्वीट दिखाई देते हैं। ट्विटर पर फॉलोइंग एक तरफा होता है। जब तक कोई अपने अपडेट को गोपनीय नहीं करता, उसे आपकी फॉलोइंग रिक्वेस्ट को अप्रूव करने की जरूरत नहीं होती।
अगर फीचर बंद ना किया हो तो उन्हें इस बात का एक मेल मिलेगा कि आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं। वो भी आपके ट्वीट चेक कर सकते हैं और अगर आप उनके मतलब के संदेश भेजते रहते हैं तो वो भी आपको फॉलो कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन। सीधे संदेश प्राइवेट होते हैं, सिर्फ प्रेषक और पाने वाला ही उन्हें देख सकता है। आप इस प्रकार के संदेश सिर्फ उन लोगों को भेज सकते हैं जो आपको फॉलो करते हैं। इस प्रकार के संदेश आमतौर पर अच्छे नहीं माने जाते और लोग उन्हें नहीं पढ़ते। जिन ट्वीट में आपको मेंशन किया गया है, यह जानने के लिए ट्विटर पेज के राइट साइड पर @yourname पर क्लिक करें। अपने फॉलोअर्स को अपना ट्वीट दिखाने और किसी को विशेष रूप से भेजने के लिए शुरुआत की जगह कहीं भी @username लिख दें। रीट्वीट RT। जब कोई दूसरा आपके ट्वीट को उसके खुद के फॉलोअर्स को दिखाना चाहता हो तो उसे रीट्वीट करता है। इसे करने का सामान्य तरीका है RT @original author content of original tweet retweeters comment। हैशटैग से आप अपने ट्वीट में कुंजी शब्द या श्रेणियां जोड़ सकते हैं। हैशटैग लोगों को एक विषय पर ट्वीट को एक साथ करने की अनुमति देता है। इसमें हैशटैग चिन्ह का वर्ड बिना रिक्त स्थान के होता है। हैशटैग आजकल स्वचालित ट्विटर खोजों के लिंक में बदल जाते हैं। कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स के लिए हैशटैग का काफी प्रयोग होता है। हैशटैग को ढूंढकर आप कई प्रकार के लाइव इवेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। अपने शहर या राज्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी रखी जा सकती है या किसी विषय को खोजा भी जा सकता है। लिंक्डइन एक व्यवसाय उन्मुख सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसे दिसंबर 2002 में स्थापित कर 5 मई 2003 को चालू किया गया। मुख्य रूप से यह पेशेवर नेटवर्किंग के उद्देश्य से बनाई गई है। 2015 तक इस साइट का संपूर्ण राजस्व नियोक्ताओं एवं बिक्री पेशेवरों को जानकारी बेचने से प्राप्त होता है। इसके उपयोगकर्ता पेशेवर प्रोफाइल तैयार करते हैं जिससे दूसरी साइट के सदस्य उनके व्यापार पृष्ठभूमि, कार्य विशेषता समूह या संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। एक बार उपयोगकर्ता अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद दूसरे उपयोगकर्ता को भी अपने नेटवर्क में जोड़ सकता है। प्रोफाइल में स्टेटस अपडेट स्थिति की सुविधा होती है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता के नेटवर्क से जुड़े लोग ये जान सकते हैं कि उपयोगकर्ता किस विषय पर कार्य कर रहा है तथा कब यात्रा कर रहा होगा तथा जरूरत अनुसार सुझाव देना शामिल होते हैं। इसमें उनके लिए भी सुविधा होती है जो इसके सदस्य नहीं हैं। वे प्रोफाइल के हिस्से को देखने की स्वीकृति भी प्रदान कर सकता है। लिंक्डइन की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में समझते हैं। संपर्क में रखें। जो व्यक्ति बार-बार नौकरी बदलते हैं, लिंक्डइन ऐसे उपयोगकर्ताओं को उन पेशेवर नेटवर्क से संपर्क में रहने तथा उनके कार्यों को अपडेट देने तथा संपर्क सूत्रों को प्रदान करता है। मदद लेना। उपयोगकर्ताओं के नेटवर्क जब किसी व्यापारिक समस्या का हल नहीं निकाल सकते, तब लिंक्डइन का टूल आंसर एंड ग्रुप्स उपयोगकर्ताओं को विश्वास पात्र एक्सपर्ट से मिलाता है। नौकरी ढूंढना। लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं को हजारों नौकरियों की जानकारी देना एवं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। यह एप्लीकेशन और यूजर की प्रोफाइल सीधे नियोक्ता तक पहुंच जाती है। नए स्टाफ का अपॉइंटमेंट। कंपनी के मैनेजर लिंक्डइन पर जाकर अपने कंपनी के लिए सही कैंडिडेट्स चुन सकते हैं जिनके पास तयशुदा स्किल एवं एक्सपीरियंस हो। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। किसी भी सामान को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदा या बेचा जाए तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ऑनलाइन रिटेल बहुत आरामदायक होता है क्योंकि एक तो यह 24 घंटे उपलब्ध है, वैश्विक स्तर पर उपलब्ध है और आमतौर पर अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करता है। आइए ई कॉमर्स व्यापार में लिखित विशेषताओं के बारे में जानें। ऑनलाइन शॉपिंग साइट, खुदरा बिक्री सीधे ग्राहक के लिए। बेचने वाला ऑनलाइन बाजार यानी मार्केट प्लेस में भाग ले सकता है जो कि व्यापार ग्राहक या ग्राहक ग्राहक बेचने का माध्यम प्रदान करता है। व्यापार,
व्यापार बिजनेस टू बिजनेस, खरीदना और बेचना। डेमोग्राफिक डेटा को एकत्रित करना सोशल मीडिया और वेब कंटेंट्स द्वारा। B2B इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक दूसरे से लेना और देना। ईमेल और फैक्स के द्वारा क्लाइंट्स और संबंधित ग्राहकों को पाने के लिए मार्केटिंग करना। उदाहरण के लिए समाचार पत्र। नए उत्पाद और सर्विस को मार्केट में उतारने हेतु प्रीटेल में शामिल होना। ई कॉमर्स के प्रकार। आइए ई कॉमर्स के प्रकारों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। प्योर क्लिक या प्योर प्ले संस्थाएं, जिन्होंने बिना किसी पुरानी चल रही संस्था के बस एक साइट खोली है। ब्रिक एंड क्लिक संस्थाएं, वह चल रही संस्था जिसने एक साइट लॉन्च की है ई कॉमर्स के लिए। क्लिक टू ब्रिक संस्था, ऑनलाइन रिटेलर जिसने बाद में कुछ जगहों पर दुकानें खोली हैं। ई बिक्री कई प्रकार की हो सकती है, जैसे व्यापार से ग्राहक, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंपनी सीधे अपना सामान उपभोक्ता को बेचती है। B2C वेब शॉप्स आमतौर पर सभी विजिटर्स के लिए खुली होती है। व्यापार से व्यापार, कंपनी बिना सीधे ग्राहक को बेचे सीधे दूसरी कंपनी को सामान बेचती। इनको ऑनलाइन साइट पर लॉगिन करना पड़ता है। इसी तरह की साइट्स पर आमतौर पर ग्राहक के हिसाब से दाम, डिस्काउंट और माल की छंटनी होती है। ग्राहक से व्यापार, कंज्यूमर टू बिजनेस, यहां ग्राहक अपना सामान ऑनलाइन बेचने के लिए लगा देता है, जहां कंपनी बोली लगा सकती है। ग्राहक इन बोलियों को देख सकता है और अपने हिसाब से कंपनी चुनकर माल बेच सकता है। ग्राहक से ग्राहक, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ग्राहक अपने माल को दूसरे ग्राहक को बेचता है। बेहतरीन उदाहरण है ईबे। मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स, मोबाइल या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी PDA के द्वारा माल को खरीदने या बेचने को मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। अगली पीढ़ी कहे जाने वाले ई कॉमर्स में यूजर को इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए किसी प्लग में तार नहीं लगाना पड़ता। कॉमर्स के प्रयोग। आइए ई कॉमर्स के विभिन्न प्रयोगों पर चर्चा करते हैं। सबसे प्रचलित ई कॉमर्स एप्लीकेशन है खुदरा एवं थोक व्यापार। खुदरा और थोक व्यापार में ई कॉमर्स के कई इस्तेमाल हैं। ई रिटेलिंग या ऑनलाइन रिटेल, ग्राहक से ग्राहक को इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग और शॉपिंग कार्ट मॉडल के माध्यम से माल बेचना। एक साइबर मॉल या ई मार्केट प्लेस ग्राहक और विक्रेता यानी सेलर को एक वेब ब्राउजर द्वारा एक वर्चुअल स्पेस में आकर्षित करते हैं। प्रचार, ग्राहक के व्यवहार, जरूरत और खरीदी के तरीकों की जानकारी वेब और ई कॉमर्स द्वारा जुटाई जा सकती है। ये प्रचार कार्यों जैसे कीमत तय करना, मोल भाव करना, उत्पाद के फीचर में बदलाव एवं ग्राहक के साथ संबंध बनाए रखने में मदद करता है। फाइनेंस, इस प्रकार की कंपनियां ई कॉमर्स का काफी उपयोग करती हैं। ग्राहक समस्त सेवाएं जैसे खाते का बैलेंस चेक करना, पेमेंट ट्रांसफर करना, अपने बिल जमा करना, ई बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। ई कॉमर्स का एक अन्य उपयोग है ऑनलाइन स्टॉक लेन देन। काफी साइट्स कंपनीज के प्रोफाइल एवं उनके स्टॉक शेयर के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स किसी कंपनी के माल ढुलाई के सिस्टम को भी संभाल लेता है। कुछ कंपनियां एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बना लेती हैं। इसमें सम्मिलित होता है माल का खरीदना, बेचना, व्यापार मार्केट की जानकारी, कार्यालय की जानकारी जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल। बिजनेस कम्युनिटी के मेंबर में इससे कच्चे माल एवं तैयार माल की ढुलाई का प्रोसेस तेज हो जाता है। बोली, ऑक्शन, ग्राहक से ग्राहक ई कॉमर्स माल को सीधे ग्राहकों के बीच बेचने को कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बोली भी शामिल है। बिडिंग एक प्रकार की बोली है जिसमें संभवित ग्राहक माल के लिए ऑनलाइन बोली लगा सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, आज लोगों के पास समय की कमी है और वह अपने काम में अधिक व्यस्त हो गए हैं। किसी अन्य काम के लिए बहुत कम समय बचता है और ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग ही उनके लिए सबसे अच्छा माध्यम बनता है। स्मार्टफोन के आने से
इंटरनेट का उपयोग सरल हो गया है, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग और प्रचलित हो गई है। हिंदुस्तान की कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इस प्रकार प्रचलित हो गई हैं, जो ग्राहकों को लुभावने ऑफर देकर आकर्षित करती रहती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तेज, किफायती, आसान और मजेदार अनुभव प्रदान करता है। इसमें कई खूबियां हैं, जैसे 24 घंटे शॉपिंग, डिस्काउंट कूपन के साथ शॉपिंग, घर बैठे शॉपिंग, अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद इत्यादि। आइए सबसे प्रचलित ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। भारत की प्रमुख ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं flipkart.com, जिसने मिंत्रा को भी खरीद लिया है। 2004 में मात्र 4 लाख रुपए से शुरू, आज 60,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर। यह एक मार्केट प्लेस है जहां किताबों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जूते आदि सब कुछ खरीदे जा सकते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट है। Amazon.in, यह दुनिया भर में ई कॉमर्स में अव्वल है। अब भारत में भी अपना व्यापार चालू कर दिया है। सभी प्रकार का सामान किफायती दरों में उपलब्ध है। Snapdeal.com, यह साइट आस पड़ोस के उत्पाद एवं सर्विसेज जैसे मसाज, भ्रमण और रेस्तरां पर बेहतरीन ऑफर देती है। यह साइट अच्छी कीमत और मुफ्त कुरियर भी प्रदान करती है। Paytm.com, इसकी शुरुआत मोबाइल ई वॉलेट के द्वारा मोबाइल रिचार्ज, बिल भुगतान आदि से शुरू हुई थी। अब यह साइट एक संपूर्ण मार्केट प्लस की तरह सब कुछ बेच रही है। इसकी कम कीमत, ई वॉलेट के बेहतरीन उपयोग के कारण साइट ने बहुत कम समय में टॉप 10 साइट्स में अपनी जगह बना ली है। Jabong.com, यह एक फैशन स्टोर है जो कि हर आइटम पर अच्छा डिस्काउंट प्रदान करवाता है। कपड़ों और घर की साज सज्जा के सामान का बेहतरीन संग्रह इस साइट पर मिलता है। क्लाउड स्टोरेज, यह एक तरीके का सर्विस मॉडल है जहां डेटा यूजर को नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किया जाता है और डेटा को रिमोटली ही मैनेज, मेंटेन और बैकअप लिया जाता है। क्लाउड स्टोरेज डेटा स्टोरेज का एक मॉडल है जहां डिजिटल डेटा लॉजिकल पूल में स्टोर किया जाता है। फिजिकल वातावरण को एक होस्टिंग कंपनी संभालती है। यह इन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि फिजिकल वातावरण सुचारू रूप से चलता रहे, डेटा हमेशा उपलब्ध रहे और सुरक्षित रहे। ग्राहक और कंपनीज अपना डेटा या एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए इस डेटा सर्विस को खरीद सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज के पास में रखे हुए कंप्यूटर वेब सर्विस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी एपीआई या इस एपीआई का इस्तेमाल करने वाली एप्लीकेशन जैसे कि क्लाउड डेस्कटॉप स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज गेटवे या वेब आधारित कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। गूगल ड्राइव, गूगल क्लाउड स्टोरेज के साथ ऑफिस टूल्स भी प्रदान करता है। इसमें एक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन बिल्डर और 15 GB का स्टोरेज स्पेस भी मिलता है। अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप आसानी से drive.google.com टाइप करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 15 GB स्टोरेज में आप डॉक्यूमेंट्स, चित्र, फोटोशॉप फाइल इत्यादि अपलोड कर सकते हैं। फाइल्स और फोल्डर्स को अपलोड करना यह बहुत आसान है। आप भी अपने कंप्यूटर से फाइल को गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। आप गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का उपयोग कर रहे हैं तो आप पूरे फोल्डर को भी अपलोड कर सकते हैं। फाइल को अपलोड करने के लिए गूगल ड्राइव से न्यू बटन को ढूंढकर उसका चयन करें और अपलोड करने के लिए फाइल अपलोड ऑप्शन का चयन करें। जिस फाइल को आप अपलोड करना चाहते हैं उसका चयन करें और फिर ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें। फाइल आपके गूगल ड्राइव पर अपलोड हो जाएगी। यह आपके ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है कि आप फाइल्स को क्लिक या ड्रैग करके भी अपलोड कर सकते हैं। फोल्डर अपलोड करने के लिए गूगल क्रोम नए बटन पर क्लिक करें और फिर फोल्डर अपलोड का चयन करें। जिस फोल्डर को आप अपलोड करना चाहते हैं उसका चयन करें और फिर ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें। सभी फोल्डर्स और फाइल जो कि इसमें हैं गूगल ड्राइव पर अपलोड हो जाएंगी।
माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। ये माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। जो विंडोज 8 या विंडोज 10 इस्तेमाल करते हैं उनको वन ड्राइव विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सम्मिलित मिलता है। हालांकि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बस उसे डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करनी होगी या एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी होगी या विंडोज फोन और एक्सबॉक्स की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ड्रॉपबॉक्स ये सबसे पसंदीदा क्लाउड स्टोरेज है क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन आसान है, ये भरोसेमंद है और इस्तेमाल करने में एकदम सरल है। आपकी फाइल्स को क्लाउड के माध्यम से ऑनलाइन रखा जाता है तथा आप ड्रॉपबॉक्स वेबसाइट से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज, मैक, एंड्रॉयड और लाइनक्स के लिए उपलब्ध हैं। बॉक्स पर व्यक्तिगत मुफ्त अकाउंट के लिए कोई भी साइन अप कर सकता है। जहां दूसरे क्लाउड स्टोरेज सिर्फ फाइल स्टोर करने की सुविधा देते हैं, बॉक्स में आप फाइल दूसरे यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी को काम दे सकते हैं और फाइल में हुए बदलाव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत में दिसंबर 2016 तक इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 402 मिलियन पहुंच जाएगी। पिछले साल के मुकाबले 49% ज्यादा और चीन के बाद दूसरे नंबर के पायदान पर होगा। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वे IMRB इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर भारत में 350 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2016 तक भारत अपने 375 मिलियन यूजर्स के साथ अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। चीन अपने 600 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ अभी प्रथम स्थान पर है। भारत में दिसंबर 2016 तक 117 मिलियन सुचारू इंटरनेट उपभोक्ता हैं, जो कि जून 2017 तक 147 मिलियन पहुंच जाएंगे। इसका कारण मोबाइल के बढ़ते उपयोग और बेहतर इंटरनेट सुविधा है। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए मुख्य रूप से मोबाइल का प्रयोग गांव में 2014 में 38% से 2015 में 60% तक पहुंच गया है। इंटरनेट उपयोग करने के लिए सार्वजनिक स्थलों जैसे साइबर कैफे का प्रयोग एक साल में 26% से 6% रह गया है। IAMAI KPMG के अनुमान अनुसार 2017 तक भारत में 500 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता हो जाएंगे। मोबाइल पर इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या 2 साल में 314 मिलियन हो जाएगी। इंटरनेट के प्रचलित उपयोग। आइए लोकप्रिय इंटरनेट आधारित गतिविधियों के कुछ उदाहरण पर चर्चा करें। ऑनलाइन म्यूजिक सुनना। इसके 2 तरीके हैं। म्यूजिक डेटाबेस को उपयोग में लेना। गाना.com और सावन.com जैसी वेबसाइट्स हिंदी गाने की एक विशाल डेटाबेस प्रदान करते हैं। आप वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद का संगीत सुन सकते हैं। ऑनलाइन रेडियो स्टेशन संगीत स्ट्रीम कर। आप गूगल पर एक विशिष्ट रेडियो स्टेशन के नाम से खोजकर या गूगल पर इंटरनेट रेडियो खोजकर पारंपरिक रेडियो स्टेशंस के संगीत को स्ट्रीम कर सकते हैं। आज ऐसी भी कई वेबसाइट्स हैं जिन पर कई रेडियो म्यूजिक स्टेशन फ्री मौजूद हैं, जो रेडियो प्रोग्राम किए संगीत को सुनने की अनुमति देते हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि ये सभी स्टेशन प्लेलिस्ट को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देते, लेकिन आप अलग अलग रेडियो स्टेशंस का चयन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग। लगभग सभी बैंक ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं। आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करने की जरूरत है। आप बैंक की वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करके ऑनलाइन ही कई बैंक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। फंड अन्य खातों में स्थानांतरित करना, खाते की शेष राशि देखना, अकाउंट स्टेटमेंट उत्पन्न करना, चेकबुक के लिए अनुरोध आदि। ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करना। आप फिल्म टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए मूवी थिएटर की वेबसाइट या बुक माई शो जैसी लोकप्रिय वेबसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए www.bookmyshow.com पर जाएं। अपने क्षेत्र का चयन करें।
आप सर्च बॉक्स का उपयोग कर एक फिल्म को नाम से खोज सकते हैं। आप सभी फिल्मों की सूची देख सकते हैं या अपने पसंदीदा थिएटर की सूची सिनेमा हॉल वाइज भी देख सकते हैं। मूवी के नाम पर क्लिक करें। जिन सिनेमा घरों में भी आपके द्वारा सर्च की जा रही फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही होगी, उन सभी सिनेमा घरों की सूची दिखाने के साथ साथ समय की सूची भी साथ में प्रदर्शित हो जाएगी। आप वांछित थिएटर के सामने प्राथमिकता के अनुसार या समय के अनुसार क्लिक कर सकते हैं। टिकटों की संख्या का चयन कर आप बुकिंग के लिए आगे बढ़ें। अगली स्क्रीन पर सीट नंबर और कैटेगरी के साथ सीट लेआउट प्रदर्शित होगा। वांछित सीट नंबर का चयन करें और क्लिक करके आगे बढ़ें। देय राशि का विवरण सुविधा फीस सहित दाईं ओर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रोसीड पर क्लिक करें। अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दर्ज करें। स्क्रीन पर दिखाए गए विभिन्न ऑफर का लाभ भी आप उठा सकते हैं। उपलब्ध विभिन्न विकल्पों से भुगतान विकल्प का चयन करें। भुगतान होने के बाद आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाता है। वे एक पिन नंबर भी मिलता है जिसे आपको सिनेमा घर की टिकट विंडो पर दिखाना होता है, जहां से आपको टिकट प्राप्त होगा। ऑनलाइन टीवी देखना। आप विभिन्न वेबसाइट्स का उपयोग कर ऑनलाइन टीवी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए www.starsports.com का उपयोग कर आप विभिन्न खेल कार्यक्रम देख सकते हैं और लाइव मैचेस को भी ऑनलाइन देख सकते हैं, वह भी केवल कुछ ही मिनट की देरी के साथ। इसी तरह आप इस लिंक aajtak.intoday.in/livetv.html का उपयोग कर आज तक चैनल ऑनलाइन देख सकते हैं। इसी प्रकार के कई अन्य वेबसाइट्स आप गूगल का उपयोग करके खोज कर सकते हैं। ऑनलाइन रिचार्ज या बिल पे करना। सेवा प्रदाता की वेबसाइट के अलावा कई वेबसाइट और भी होती हैं जो रिचार्ज और ऑनलाइन यूटिलिटी बिल भुगतान की सेवाओं की पेशकश करती हैं। उदाहरण के लिए आप अपने प्रीपेड या पोस्टपेड मोबाइल नंबर या तो एयरटेल की वेबसाइट का उपयोग कर रिचार्ज कर सकते हैं या आप उल्लेखित लोकप्रिय रिचार्ज वेबसाइट्स का उपयोग करके भी भुगतान कर सकते हैं, जैसे फ्रीचार्ज, मोबिक्विक, पेटीएम। ऑनलाइन शिक्षा, कॉर्स्यूरा, यूडेमी, EDX आदि जैसे किसी भी लोकप्रिय MOOC वेबसाइट पर पंजीकरण करें। अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम या टॉपिक को उसमें खोजें। पाठ्यक्रम का स्केड्यूल देख लें। आप हर दिन कुछ घंटे समर्पित करके नियमित रूप से सीख सकते हैं। इसी प्रकार वहां YouTube पर कई शैक्षिक चैनल हैं। आप YouTube पर अपने पसंदीदा विषय को खोज सकते हैं और शीर्ष विश्वविद्यालयों या स्कूलों के कई व्याख्यान को एक्सेस कर सकते हैं। खान अकेडमी भी स्कूल के छात्रों के लिए बहुत व्यापक शैक्षिक सामग्री प्रदान करता है और वह भी कक्षावार वर्गीकृत है। रोजगार हेतु ऑनलाइन आवेदन। आप नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट के अनुसार विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार या RPSC की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in/apply ऑनलाइन पर जाकर उनके द्वारा विज्ञापित विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नवीनतम सक्रिय ऑनलाइन आवेदन और भर्ती विज्ञापनों की एक झलक भी आप देख सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान राज्य भर में ई-मित्र कियोस्क या ई-मित्र के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। ई-मित्र कियोस्क ऑपरेटर या ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आपको एक टोकन नंबर प्रदान किया जाएगा। RPSC ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर टोकन विवरण दर्ज करें और वैलिडेट करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न फील्ड में पूछी गई जानकारी भरें। प्रत्येक स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।
ई शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कई लोकप्रिय वेबसाइट्स हैं। आइए एक उत्पाद को ऑनलाइन कैसे खरीदते हैं इसके बारे में सीखते हैं। मान लो आप एक 16 जीबी की पेन ड्राइव खरीदना चाहते हैं, तो चलो देखते हैं ये कैसे करना है। www.flipkart.com पर जाएं या www.amazon.in, www.snapdeal.com आदि। पुराने या उपयोग में लिए गए उत्पादों के लिए आप OLX या क्विकर आदि जैसी वेबसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में पेन ड्राइव टाइप करें। जैसे जैसे आप टाइप करते हैं, सर्च बॉक्स के नीचे आपको कई सुझाव दिखाई देंगे। अपना पिन कोड दर्ज करें। आप प्रासंगिकता के क्रम में पेन ड्राइव की एक सूची देखेंगे। आप कीमत, लोकप्रियता या अन्य उत्पादों के क्रम में भी इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप बाईं तरफ विभिन्न फिल्टरिंग विकल्पों को देख सकते हैं। फिल्टरिंग में 16 जीबी चुनें और पसंदीदा ब्रांड चुनें। यदि आवश्यक हो तो और कीमत के क्रम में सॉर्ट करें। लिस्ट से किसी उत्पाद या उत्पाद नाम पर क्लिक करें। स्पेसिफिकेशन को चेक करें। अगर सब कुछ ठीक दिख रहा हो तो ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें। कार्ट में जाएं, अनुमानित कीमत प्रदर्शित होगी। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करें। अपने डिलीवरी एड्रेस को दर्ज करें। किसी भी भुगतान पद्धति का चयन करें। अगर आप ऑनलाइन भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप डिलीवरी पर नकद भुगतान यानी COD विकल्प का चयन भी कर सकते हैं। उत्पाद प्रदर्शित विवरण के अनुसार आप तक पहुंचाया जाएगा। ऑनलाइन प्रॉपर्टी के लिए सर्च करें। 99 एकर्स और मैजिक ब्रिक्स जैसी वेबसाइट्स का उपयोग कर आप अपने इलाके में बिक्री या किराए के लिए उपलब्ध विभिन्न संपत्तियों के लिए खोज कर सकते हैं। आप इन वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न विकल्पों या आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। सर्च करें और प्रदर्शित विभिन्न विकल्पों को नेविगेट करें। आप ब्रोकर या संपत्ति के मालिक से भी संपर्क कर सकते हैं।